गुड मॉर्निंग साथियों। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं और माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं कि वो हमें वो शक्ति प्राप्त करे जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब बने। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे चौहान वंश की। अब तक हमने चौहान वंश के 5 पार्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने चौहानों की उत्पत्ति पढ़ी थी, उसके बाद में चौहान कहाँ कहाँ पर मिलते हैं उसी पार्ट के अंदर ये दूसरी जानकारी थी। उसके बाद में हमने सांबर के चौहान पढ़े थे। सांबर के चौहानों के बाद में हमने अजमेर के चौहान पढ़े थे। अजमेर के बाद में हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। अजमेर, रणथंभौर तथा जालोर, इन्हीं 3 चौहानों को सिलेबस में शामिल किया गया है और इन्हीं तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 हम पढ़ चुके हैं, अजमेर का हम पढ़ चुके हैं और दूसरा हम रणथंभौर का पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जालोर के सोनगरा चौहान। पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से उन चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। जालोर के सोनगरा चौहान पढ़ने से पहले मैं आपको फिर वो वटवृक्ष बता देता हूँ। यहाँ पे तो सांबर के चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। सांबर के चौहानों से एक व्यक्ति कहाँ पे अजयराज अजमेर के चौहानों की नींव निकालता है और यहाँ जब पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज को अजमेर से निकाल दिया जाता है तो गोविंदराज कहाँ पे चला जाता है? रणथंभौर। मतलब मेन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सांबर से होती है। सांबर से अजमेर और अजमेर से रणथंभौर। इसी सांबर के चौहानों में एक होता है लक्ष्मण नाम का व्यक्ति, जो सांबर के चौहानों की नींव आगे कहाँ पे ले जाता है? नाडोल। और यहाँ पे कौन ले जाता है? लक्ष्मण ले जाता है। हालांकि नाडोल के चौहानों का किसी प्रकार का कोई विवरण नहीं मिलता। उधर सांबर का, अजमेर का और रणथंभौर तीनों का विवरण मिलता है, तीनों का हमने पढ़ा है। हालांकि नाडोल के चौहानों का कोई वर्णन नहीं मिलता, लेकिन नाडोल से 2 शाखाएं निकली थी। एक तो सिरोही के निकले थे और जो सिरोही के निकले थे वो कहलाए थे देवड़ा चौहान। कौन से चौहान कहलाए थे? देवड़ा चौहान। और यहाँ पे इनका संस्थापक कौन था? राव लुम्बा था। हालांकि नॉर्मल सी बात पढ़ते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। सिरोही की छोटी छोटी बातें हैं जो या तो हमारी 1857 क्रांति के दौरान आएगी या जो राजपूत काल है राजस्थान के अंदर है, जिस राजपूत काल के दौरान अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं उसमें आएगी कि सिरोही ने अधीनता स्वीकार किस प्रकार की थी, ये सब बातें आएंगी। एक दूसरी शाखा और निकली यहीं से जिसका नाम था जालोर के चौहान। और यहाँ पे हम कौन से पढ़ेंगे? जालोर। और जालोर के कौन से चौहान पढ़ेंगे? सोनगरा चौहान पढ़ेंगे, जहां इनका संस्थापक किसको बताते हैं? कीर्तिपाल को बताते हैं। किसको बताते हैं? कीर्तिपाल को। ये 3 हम पढ़ चुके हैं। इन 2 के बारे में नॉर्मल सी जानकारी है और आज हम पढ़ेंगे कौन से? जालोर के सोनगरा चौहान। और इसके साथ ही चौहान वंश क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है वो कौन से है? जालोर के सोनगरा चौहान कहाँ से आए थे, किस किस के साथ किस किस प्रकार के संबंध थे, कौन कौन से शासक यहाँ पर प्रतापी हुए हैं, किस किस प्रकार उन्होंने सल्तनत काल के साथ युद्ध किए थे, या राजस्थान में भी इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे। हालांकि छोटी छोटी बातें यहाँ से पूछी जाती हैं। मैं आपको पहले एडिंग डाल देते हैं। जालोर के सोनगरा चौहान। जालोर के सोनगरा चौहान। पहले तो हम इस छोटे से इस शब्द पे बात करते हैं, सोनगरा क्यों कहलाए, और इस जालोर शब्द पे बात करते हैं। हमने जो बिजोलिया अभिलेख पढ़ा था, बिजोलिया, उस बिजोलिया अभिलेख में इस जालोर का जो नाम मिलता है वो जालोर का क्या नाम मिलता है? जाबालीपुर मिलता है। याद रखना भाई बच्चों, बहुत बार पूछा जा चुका है। जाबालीपुर इसलिए बोलता है कि इस क्षेत्र के अंदर जहां पे वर्तमान जालोर है, कहते हैं कि यहां पर एक ऋषि तपस्या करता था जिसका नाम था जाबाली ऋषि, इसलिए इस क्षेत्र का नाम जाबालीपुर पड़ गया। और बाद में यहाँ पे जो दुर्ग बना था, जो गढ़ बना था, उसका नाम क्या पड़ गया था? जाबालीगढ़। एक तो बात ये होगी जालोर की। दूसरी बात, इसके वर्तमान नाम की हम बात करें कि वर्तमान में जालोर क्यों कहलाता है, तो वर्तमान जालोर इसलिए कहलाता है, कुछ तो कहते हैं कि जाबालीपुर का ही क्या है? शुद्ध रूप है। और जो मैन मान्यता वो है, ये जो जालोर का क्षेत्र है, इस जालोर क्षेत्र के चारों तरफ जो पहाड़ी है, सोनगरा या स्वर्णगिरी पहाड़ी, उस पहाड़ी के अंदर बॉर्डर के ऊपर जालोर के वृक्ष सर्वाधिक है।
और इन जालोर वृक्षों की जाल वृक्ष की अधिकता के कारण क्या नाम पड़ गया था? जालोर। याद रख लेना, पहला जाबालीपुर, दूसरा जालोर। फिर बात है जालोर तो हो गया, सोनगरा चौहान कहां से आई? इस जालोर के अंदर जिस पहाड़ी के ऊपर ये जाबालीगढ़ दुर्ग बना है, ये जाबालीगढ़ दुर्ग बना है, इस जाबालीगढ़ दुर्ग की जो पहाड़ी है उसका नाम है स्वर्णगिरी, या इसको क्या कहा जाता है? कनकाचल भी कहा जाता है। सोने के समान चमकती है और सोने के समान चमकने के कारण, स्वर्णगिरी नाम होने के कारण यहाँ के चौहानों का क्या नाम पड़ गया? सोनगरा। तो स्वर्णगिरी पहाड़ी के कारण बिजोलिया अभिलेख में ये जानकारी मिलती है, जाल वृक्ष के कारण वर्तमान नाम क्या पड़ गया? जालोर नाम पड़ गया। अब छोटा सा आप एक मैप के द्वारा समझने का प्रयास करो। यहाँ पे ये जालोर है भाई, यहाँ पे ये जालोर है, यहाँ पे नाडोल यहाँ से आए थे, इस क्षेत्र पे इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? कीर्तिपाल ने। एक चौहान वंशों की एक नई शाखा की नींव रख दी थी। यहाँ पे पास में ही कौन पड़ता है? मेवाड़ पड़ता है। यहाँ नीचे कौन पड़ता है? गुजरात पड़ता है। और इधर का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या थी? दिल्ली थी। हम जालोर के जो चौहान हैं उनकी जो जानकारी पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी गुजरात के साथ भी संबंध पढ़ेंगे, थोड़े से उनके मेवाड़ के साथ किस प्रकार के संबंध थे वो भी पढ़ेंगे, और थोड़े से उनके दिल्ली के साथ किस प्रकार के संबंध थे, कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से साक्य हुए, ये भी पढ़ेंगे। और इसी जालोर के पास यहाँ पर एक दुर्ग है जिसका नाम है सिवाना दुर्ग, और इस सिवाना दुर्ग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसको जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। आप तो 3 चीज मन के अंदर सेट कर लो कि ये जालोर के चौहान है, ये नाडोल से निकल के आए हैं, यहाँ पर इन्होंने शासन स्थापित किया है। शासन स्थापित किया है तो प्रारंभिक समस्याएं भी आएंगी, युद्ध भी करने पड़ेंगे, और इधर मेवाड़ के साथ किस प्रकार के संबंध थे, दिल्ली के पास किस प्रकार के संबंध थे, दिल्ली में कौन कौन से शासक हुए हैं, गुजरात के साथ किस प्रकार के संबंध थे। इन 3 चीजों को अगर आप ध्यान में रखकर इनके इतिहास को पढ़ने का प्रयास करोगे तो जालोर का इतिहास नॉर्मल इतिहास है और जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हम यहाँ के संस्थापक कौन थे, उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ के शासकों की वंशावली कौन कौन से शासक हुए हैं, संस्थापक जो बने हैं उनकी जानकारी कहाँ पे मिलती है, इन सब की बात करेंगे। तो 1 नंबर पे बात करेंगे हम संस्थापक, और यहां पे जो संस्थापक था उसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान की अगर कहानी पढ़ें 10वीं शताब्दी की बात थी, और उस 10वीं शताब्दी के अंदर ये जो जालोर क्षेत्र था यहाँ पर 2 व्यक्ति शासन कर रहे थे। एक का नाम था कुंतुपाल और दूसरे का नाम था नारायण। कहते हैं कि इस कीर्तिपाल ने इस क्षेत्र के कुंतुपाल और नारायण दोनों को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, और इसी शताब्दी में यहाँ का क्या बन गया था? ये चौहान वंश का संस्थापक बन गया था। अगर पूछ लें कि पहले क्या था यहाँ पर, तो ध्यान रख लेना 10वीं शताब्दी के इस क्षेत्र पे कुंतुपाल और नारायण नाम करके 2 व्यक्तियों का यहाँ पर शासन था। कीर्तिपाल चौहान जो नाडोल से निकल के आया था, उसने इस क्षेत्र के अंदर इन दोनों को पराजित किया और यहाँ का शासक मिल बन गया था। इस बात की जो जानकारी देते हैं वो जानकारी कौन देता है? इसकी जानकारी देता है नागौर अभिलेख। कौन देता है इसकी जानकारी? नागौर अभिलेख। और दूसरा अभिलेख कौन सा देता है? सिवाना अभिलेख। नागौर अभिलेख और सिवाना अभिलेख दोनों ये बात कहते हैं कि कीर्तिपाल ने कुंतुपाल तथा नारायण को पराजित किया और नाडोल से निकलकर कहाँ पे आ गया? इस क्षेत्र के अंदर आ गया और यहाँ का शासक बन गया और यहाँ का क्या कहलाया? संस्थापक। फिर देखो दूसरा काम इसने क्या किया था, यहाँ पे शासक बन गया। दूसरा काम, यहाँ पर इस समय मेवाड़ का शासक, आपको पता हो बहुत ही ताकतवर रियासत थी राजस्थान की मेवाड़, और मेवाड़ में उस समय शासक था सामंत सिंह। इसने दूसरा काम क्या किया? इस सामंत सिंह को भी क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। कीर्तिपाल की 2 बातें हमेशा ध्यान रखना। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किसने किया था? तो वो कीर्तिपाल ने किया था।
इधर पड़ता है जोधपुर, और जोधपुर का था उस समय मुहणोत नैणसी। जब मुहणोत नैणसी ने ये घटनाएं देखी कि एक छोटा सा शासक जो नाडोल से जालोर को अधिकार में लेकर लेता है, और फिर वो तो राजस्थान के सबसे बड़े साम्राज्य मेवाड़ के शासक को ही पराजित कर देता है, तब मुहणोत नैणसी कीर्तिपाल के बारे में एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखना, कि तू एक महान शासक, कि तू एक महान शासक। ये बात किसके लिए कही गई है? जालोर के कीर्तिपाल के बारे में किसने कही है? मुहणोत नैणसी ने। तो ये काम तो हो गया सहस्थापक का, चौहान वंश की सहस्थापक नाडोल से 10वीं शताब्दी की इन दोनों को पराजित करके की नागौर तथा सिवाना अभिलेख से यह जानकारी मिलती है। ये तो था ही था, सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को भी इसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और मुहणोत नैणसी ने इनके बारे में बात कही थी कि तू एक महान शासक। पहला शासक जालोर के अंदर बना था कौन? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बाद में दूसरा शासक देखेंगे हम, समर सिंह। समर सिंह भी इंपॉर्टेंट है, इसके काल में भी एक दो घटनाएं घटी थी। समर सिंह के काल में देखो कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। 2 नंबर पे है समर सिंह। समर सिंह, देखो समर सिंह जब यहाँ का शासक बना था तो ये देखना थोड़ा सा अपना, यहाँ पे नीचे शासक था चालुक्य शासक, और चालुक्य शासक कौन था? यहाँ पे भीमदित्य था। और यहाँ पे शासक कौन है? समर सिंह। समर सिंह ने पहला काम करवाया था, इस दुर्ग की जो दीवार थी वो मान लो, या इस दुर्ग का परकोटा बनवाया था किसने? समर सिंह ने। इसके अलावा इस चालुक्य शासक के साथ युद्ध किया था, लेकिन एक संधि के तहत अपनी बहन का विवाह है, और बहन का विवाह किसके कर दिया? चालुक्य शासक भीमदित्य के साथ कर दिया। ध्यान रखना भाई, कौन से शासक ने अपनी बहन का विवाह चालुक्य, और इसका नाम था लाली। क्या नाम था? लाली का विवाह चालुक्य शासक भीमदित्य के साथ कर दिया। ये वही भीमदित्य है जिसने सोमेश्वर चौहान की हत्या की थी, और अपने पिता का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? इस भीमदित्य की हत्या कर दी थी, और आबू की राजकुमारी इच्छिनी के साथ विवाह किया था। इस भीमदित्य की एक बात याद और रखना भाई, मोहम्मद गोरी 1172 के अंदर राजस्थान भारत में प्रवेश कर चुका था। 1178 में भीमदित्य और इस गोरी के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है आबू का युद्ध। उस आबू के युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? भीमदित्य ने पराजित किया था। तो समर सिंह के बारे में देख लेना। समर सिंह वह शासक है जिसने जालोर दुर्ग के परकोटे तथा दीवारों को मजबूती प्रदान की थी। अपनी बहन लाली का विवाह किसके साथ कर दिया था? भीमदित्य के साथ कर दिया था। भीमदित्य वही शासक है जिसने आबू के युद्ध के अंदर सोमेश्वर चौहान को पराजित किया था और सोमेश्वर को मार भी दिया था, जिसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने भीमदित्य की हत्या कर दी थी। और दूसरा मोहम्मद गोरी के साथ भी इसके साथ एक युद्ध हुआ था, आबू का युद्ध, जिसमें भीम ने मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। जैसे कल हमने पढ़ा था रणथंभौर का हमीरदेव चौहान, याद रखना भाई, रणथंभौर ने, हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन के अंदर 17 युद्ध किए थे। कल दिमाग से निकल गया था। 17 युद्ध किए थे, उसमें प्रथम 16 का क्या था? वो विजेता था। और अंतिम जो युद्ध था हिंदू वाट घाटी का युद्ध, जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध था, उस युद्ध में क्या हो गया था? वो पराजित हो गया था। तो दूसरा शासक आ गया कौन सा हमारा यहाँ पर? समर सिंह। समर सिंह के बाद में तीसरा शासक है यहाँ पर अपना उदय सिंह। तीसरा शासक है यहाँ पर उदय सिंह। उदय सिंह, उदय सिंह सेम वही ध्यान में रखना आप। यहां पे कौन है? अपना जालोर है। जालोर में कौन है? उदय सिंह। यहां गुजरात के अंदर एक सेनापति है जिसका नाम है लवण सिंह। पहला काम तो इसने क्या किया? इस जालोर के लवण सिंह को क्या किया? इसने पराजित किया, याद रखना। दूसरा यहां दिल्ली, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली, यहां पर शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश ने यहां पर आक्रमण कर दिया। तो कहते हैं कि इल्तुतमिश, कुछ लोग तो कहते हैं कि गर्मी के कारण इल्तुतमिश वापस भाग गया, और कुछ कहते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या हुई थी? एक संधि, और उस संधि के तहत
उदय सिंह ने 100 हाथी तथा 120 घोड़े किसको प्रदान किए थे? इल्तुतमिश को प्रदान किए थे। तीसरी बात अब आ गई वो यहां वाली, मेवाड़ है, मेवाड़ है, और मेवाड़ का शासक है जेतर सिंह। एक छोटी सी कहानी मैंने पहले भी बताई थी, ये है जालोर और यहाँ है मेवाड़। यहाँ पे था कीर्तिपाल और यहाँ पे था अपना कौन? सामंत सिंह। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्तिपाल ने इस सामंत सिंह को पराजित किया था। मैंने पहले बताया था आपको, एक बहुत बड़े इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी मेवाड़ को पराजित करना। इस सामंत सिंह की हार का बदला लेने के लिए मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। शासक कौन था? उदय सिंह। दोनों के मध्य क्या होती है? संधि। और ये संधि इतिहास में बहुत बार पूछी जा चुकी है। उदय सिंह का पुत्र था चाचिक देव, और चाचिक देव की एक पुत्री थी जिसका नाम था रूपा, और जेतर सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था तेज सिंह। दोनों इस लड़ाई को, सामंत सिंह और कीर्तिपाल लड़ाई वाली लड़ाई को किस में बदल देते हैं? रिश्तेदारी में बदल देते हैं। और उदय सिंह अपनी पुत्री रूपा का विवाह किसके साथ कर देता है? तेज सिंह के साथ कर देना है। ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जालोर उदय सिंह ने अपनी, बहुत बार पूछा भी जा चुका, पूछे जाने की फिर भी संभावना है। पुत्री पूछे तो चाचिक देव की थी और पौत्री पूछे तो किसकी थी? उदय सिंह की थी। और विवाह किसके साथ? जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ। मतलब उदय सिंह के काल में भी 3 काम हुए थे। पहला लवण सिंह को पराजित किया गुजरात के, दूसरा इल्तुतमिश के साथ संधि की, और तीसरा मेवाड़ के जेतर सिंह के साथ की, तथा अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के। जो कौन सा बदला था? कीर्तिपाल और सामंत सिंह वाला बदला था। इसके बाद में यहाँ का शासक बनता अपना सामंत सिंह, सॉरी भाई, चाचिक देव बनता है थोड़े समय के लिए, और चाचिक देव के बाद में बनता है कौन? सामंत सिंह। चाचिक देव के बाद में कौन बनता है? सामंत सिंह। पहले कौन बनता है? उदय सिंह के बाद में चाचिक देव। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सामंत सिंह, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली का शासक था बलबन। बलबन ने इस सामंत सिंह को पराजित करने का असफल प्रयास किया था। दूसरा, बलबन के बाद में यहां पे तुगलक, वो खिलजी वंश की शुरुआत हो गई थी, तो यहां पर जलालुद्दीन खिलजी ने भी क्या किया था? इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी भी क्या रहा था? असफल रहा था। तो ये दोनों घटनाएं किसके काल में थी? सामंत सिंह के। इसके बाद में तीसरी सामंत सिंह के काल में 1297 के अंदर घटना घटी थी। दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ जालोर का शासक था कौन? सामंत सिंह। गुजरात आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन की सेना गई थी, जिसको कुछ तो कहते हैं कि आते समय क्या किया था? लूटा था। कुछ कहते हैं कि इस रास्ता नहीं जाने दिया। तो उस बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी इसका क्या था? विवाद था। तो सामंत सिंह पहला बलबन को असफल किया था, दूसरा जलालुद्दीन खिलजी ने भी इसको जीतने का प्रयास किया था, असफल रहा था। 1297 में इसकी एक छोटी सी मुलाकात या छोटी सी टक्कर किसके साथ हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की साथ। और सामंत सिंह का पुत्र था कानड़ देव, और ये कानड़ देव चौहान ये शासक बनता है 1305 में, और 1305 से लेकर 1311 तक यहीं का शासक बनके रहता है। और इसका जो मूल दुश्मनी तथा मूल युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? अलाउद्दीन खिलजी के साथ होता है। अब देखो, कानड़ देव चौहान जो जालोर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसके काल के दौरान उसका एक भतीजा था जिसका नाम था सातल देव, जो सिवाना के अंदर शासन करता था, और उसका एक पुत्र था वीरम देव, जो यहीं पर शासन के रूप में उसका कार्य संभालता था।
अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के संबंध खराब थे और इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा हम करेंगे। क्या हुआ था कानड़ देव चौहान 1305 से लेकर 1311 ईस्वी। कानड़ देव चौहान का ये समय है 1305 से लेकर 1311 ईस्वी। कौन सी घटनाएं घटी थी, क्या घटनाएं घटी थी, इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कानड़ देव चौहान। नरदेव चौहान। सबसे पहले हम बात करेंगे जानकारी के स्रोत। जानकारी स्रोत, जानकारी स्रोत के अंदर एक है लेखक पद्मनाभ, और इस पद्मनाभ ने पुस्तक लिखी थी। एक लिखी थी कानड़ देव प्रबंध और दूसरी लिखी थी वीरम देव सोनगरा री बात। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की पुस्तक मैं पहले भी लिखा चुका हूं जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह या खुतूह है। तीसरा यहां पे एक प्रत्यक्षदर्शी था जिसका नाम था फरिश्ता। इस फरिश्ता ने फिरोजा प्रकरण लिखा था। कौन सा प्रकरण लिखा था? फिरोजा प्रकरण लिखा था। ये 2-3 किताब हैं जो कानड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या बात थी, कौन कौन सी समस्याएं थी, किस कारण इनके मध्य युद्ध हुआ था, उसकी बात जानकारी देती है। थोड़ा सा आप देख लेना यहाँ पे जालोर। जालोर के अंदर कौन है? जालोर के अंदर राजा, राजा है यहाँ पर कौन? कानड़ देव। कानड़ देव। यहाँ पे जो रानी है जिसका नाम है जेतल दे। इसके अलावा यहाँ इनका जो पुत्र है उसका नाम है वीरम देव। इसके अलावा यहाँ पर जो विश्वासघाती है उस विश्वासघाती का नाम है, वो है अपने बिक्का दहिया। क्या नाम है? बिक्का दहिया। और इस बिक्का दहिया की जो पत्नी है उसका नाम है हीरा। सामने मैं बात करूं दूसरी, यहां पे सामने है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं उलुग खां, सॉरी हाँ उलुग खां। नुसरत खां तो मारा गया था, उलुग खां। और दूसरे में बात करूं एक है कमालुद्दीन गुरग। ये कमालुद्दीन गुरग है, यही है इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां जो जालोर है इसके पास ही यहां पे पड़ता है सिवाना। सिवाना में जो शासक है वो कानड़ देव का भतीजा है। एक का नाम है सातल देव और दूसरे का नाम है सोम, और इस सातल देव की जो पत्नी है उसका नाम है मेणा दे। क्या नाम है? मेणा दे। तीनों के बारे में आप याद रखना भी। यहां पर भी सिवाना के अंदर भी एक विश्वासघाती मिलेगा। उस विश्वासघाती का क्या नाम है? उसका नाम है भावले पंवार। क्या नाम है? भावले पंवार। ये हम दोनों की भूमिका बना चुके हैं। और इस सिवाना को क्या कहा जाता है? जालोर की कुंजी कहा जाता है। हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर बना ये दुर्ग वीर नारायण पंवार ने बनवाया था, जिसके प्रवेश द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। जय नारायण व्यास जोधपुर के जो जनलोक नायक कहलाते थे उनको अंग्रेजों ने इसी सिवाना के अंदर कैद करके रखा था। सिवाना का 2 शाखा हुई है। सिवाना को हम पढ़ेंगे दुर्गों के अंदर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम युद्धों की बात करेंगे। हुआ क्या था? हुआ क्या था ये यहाँ से शुरू होता है। ये दिल्ली है, दिल्ली में इनका सिस्टम है। जालोर है, जालोर में इनका सिस्टम है। सिवाना है, उनका सिस्टम है। और नीचे है ये गुजरात, और गुजरात का शासक है इस समय करण बाघेला, और इसकी पत्नी का नाम है कमला। पहला तो बताते हैं कि 1297 के अंदर, 1297 के अंदर यहां इसको लूटा था। उस समय तो यहाँ का शासक सामंत सिंह था और यहाँ का शासक अपने कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन उस समय कोई ज्यादा बात नहीं बढ़ी। बात कब पड़ी? 1305 के अंदर। फिर कहते हैं कि यहां से लूटकर ये लोग इसको वापस जा रहे थे। यहां से लूटकर ये लोग इसको वापस जा रहे हैं। यहाँ पे शासक कौन है? कानड़ देव। कानड़ देव को जब इस बात का पता लगा तो कहते हैं कि कर्ण बाघेला तो साउथ की तरफ भाग गया था जब ये गुजरात को लूट रहे थे। ये कर्ण बाघेला तो किधर चला गया था? दक्षिण की तरफ चला गया।
कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलगू खां कमालुद्दीन गुरग कमला को अपने साथ ले जा रहे थे और सोमनाथ मंदिर को ले जा रहे थे। और सोमनाथ के उस समय कितने टुकड़े कर रखे थे? 5 टुकड़े। कहते हैं कि इसकी सेना ने, किसकी सेना ने? कानड़देव की सेना ने अलाउद्दीन की सेना को यहाँ पे घेर लिया, यहाँ पे इसको लूट लिया, कमला को आज़ाद करवाया। और ये जो 5 टुकड़े थे, जालोर के अंदर सोमनाथ के 5 मंदिर भी बनवाए। याद रखना कितने मंदिर बनवाए थे इनके? 5 मंदिर। ये घटना घट चुकी और इस घटना की जानकारी किसको लग चुकी? अलाउद्दीन खिलजी की। बात है 1305 की घटना। इसी समय देखो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है। ये कर्ण बाघेला है, कमला है, सोमनाथ मंदिर है, 1305 की ये घटना है। कर्ण बाघेला अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अपने एक सेनापति को सेना लेकर भेजता है और उस सेनापति का नाम है मुल्तानी। ये मुल्तानी मिट्टी मुंह पे रखता है। बात है 1305 की। ये सेनापति इधर आता है, कानड़देव परबंद दोनों का संबंध होता है और दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि। अब इस संधि की चर्चा करेंगे। संधि के बारे में पहला व्यक्ति कौन है? पद्मनाभ या कानड़देव परबंद था वीरमदेव परबंद क्या कहता है कि संधि के तहत वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था और इस अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उसका नाम था फिरोजा। कहते हैं कि पूरा ताकतवर पर्सन था, पर्सनैलिटी अच्छी थी। जो ही दरबार के अंदर घुसा फिरोजा को वन साइड प्यार हो गया और वन साइड जब फिरोजा को प्यार हो गया तो अब फिरोजा ने कहा कि वीरमदेव मैं तुझसे क्या करूंगी? शादी करूंगी। कहते हैं कि वीरमदेव अगर वहां पे मना करता तो अलाउद्दीन खिलजी गर्दन काट देता और झूठी हाँ करके घर आ गो। और घर आके जब फिरोजा फोन करो पीछू कि के डंग है, बरात कद ले क्या है? बोल तेरे शहरी की लड़की ने मैं दासी को रखा, रानी तो बहुत दूर की बात है। फिरोजा का यह बात और भी गड़गी कि वीरमदेव की। तो कुछ लोग तो कहते हैं, पद्मनाभ भी यही कहता है और फरिश्ता भी यही कहता है। ये दोनों क्या कहते हैं कि इनका क्या था? फिरोजा प्रकरण था। दूसरी बात ये क्या कहता है अमीर खुसरो? ये कहता है कि जब युद्ध से वापिस आ रहे थे ना तो वो मोहम्मद शाह भी चिमनी वाला साथ में था और वो मोहम्मद शाह कानड़देव के पास चला जाता है और मोहम्मद शाह के कारण क्या होता है? ये युद्ध होता है। अमीर खुसरो ये बात कहता है। लेकिन अगर ग्रंथ के अनुसार पूछ ले, पद्मनाभ क्या कहता है, फरिश्ता क्या कहता है, खुसरो क्या कहता है, ग्रंथ के अनुसार पूछ ले तो आपको फिरोजा प्रकरण और ये बताना युद्ध का कारण है। अगर नॉर्मल पूछ लें कि अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था तो एक ही कारण था, साम्राज्यवादी नीति। कौन सा कारण था? साम्राज्यवादी नीति। अगर सिंपल और सीधा प्रश्न पूछ ले तो आंसर क्या करोगे? साम्राज्यवादी नीति। तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति मुल्तानी को यहाँ पे भेजता है, दोनों के मध्य संधि की बात चलती है। फरिश्ता कहता है कि वीरमदेव चला जाता है और पुत्री फिरोजा से क्या हो जाता है? पुत्री फिरोजा का इससे प्रेम हो जाता है, जिस बात की मना करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण कर देता है। पहला कारण ये कहता है। अमीर खुसरो कहता है कि मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है। का पद्मनाभ कहता है, ध्यान रखना भाई मैंने थोड़ा सा वहां पे मिस कर दिया था। पद्मनाभ कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन गया था? कानड़देव गया था और कानड़देव को कुछ धर्म विरोधी बात करने के कारण कानड़देव वहां से उठकर आ गया कहां पर? जालोर। और बोला कि तेरे जीमा बा कर लिए सुने कुंजागी राजपूत था। तो कहते हैं कि युद्ध हुआ था। आप सिर्फ साम्राज्यवादी नीति को ध्यान रखना। युद्ध हुआ, अब होगा युद्ध, दोनों तरफ बात होगी। मुल्तानी 1305 की संधि होगी, सगड़ा काम होगा। अब सेना लेके आओगो बठू और सेना लेके कौन आवेगो? अलाउद्दीन खिलजी। और देखो सेना किस प्रकार आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। पहले आती है यहां पर, सेना का संचालक कौन होता है? ये होता है, बात है सिवाना की। कमालुद्दीन गुरग 1308 के अंदर इस सिवाना का 6 माह तक घेरा डाले रहता है, किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती है। कमालुद्दीन गुरग वापस मुड़ के जाता है। जो ही वापस मुड़ के जाता है तो यहां से एक व्यक्ति आता है बावले पवार, और वो बावले पवार आके बोलता है कि क्यों दापगोगे, थोड़ा बहुत और सब्र राख, मैं तेरे साथ दे सकूं अगर तू मन सिवाना दे दे। कमालुद्दीन गुरग बोला निसंदेह ऑफ कोर्स तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा,
बावले पंवार इस दुर्ग के अंदर क्या कर देता है, गो रक्त मिला देता है। किसके अंदर है, दुर्ग के अंदर जो पानी के कुंड थे और उन्हीं के अंदर क्या मिला देता है, गोमांस मिला देता है। राजपूत केसरिया साफा बांधकर बाहर निकलते हैं। सातल देव और सोम लड़ते हुए मारे जाते हैं और मेणा देव क्या कर लेती है, जोहर कर लेती है। और ये 1308 का पहला साका होता है। अब सेना सिवाना से आगे निकलती है किसके नेतृत्व में, और इस दुर्ग का नाम क्या रख देते हैं, खेराबाद रख देते हैं। क्या रख देते हैं, खेराबाद रख देते हैं। अब सेना आगे निकलती है। खेराबाद तो सिवाना को जीत लिया इन्होंने। अब इनका आक्रमण किसको, कुंजी को जीत लिया, तो अब आक्रमण किस पे होगा, अब आक्रमण होगा किस पर, जालोर पर। और ये जालोर है, यहाँ पे वही कमालुद्दीन गुरग है, बात 1311 की है। अब इस फिरोजा की क्या है, एक दहाय माबी है। कौन है, दहाय माबी है। कमालुद्दीन गुरग आकतोग बैठो बैठो अलाउद्दीन खिलजी ने फोन करे, बोले पार कौन पड़ा, सिवाना को तो ना को लगा दियो। कहते हैं कि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आते हैं, आ जाते हैं। दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके दरवाजे कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो वो जालोर का किला है, याद रखना भाई। यहाँ पे बैठे रहते हैं। बहुत दिनों पश्चात कहते हैं कि इस बिक्का दैया की मुलाकात किससे होती है, अलाउद्दीन खिलजी से। लालच दे देता है, बोला कि तेरे को इसका शासक बना दूंगा बिक्का दैया को। बिक्का दैया खुश हो जाता है, बोला कि इसका एक आपातकालीन रास्ता तो लेकिन मुझे नहीं पता, और उस रास्ते को आराम से तोड़ा भी जा सकता, आपातकालीन रास्ता है। तो कहते हैं कि वो कमजोर जगह है इस दुर्ग की कहाँ पर है ये नहीं पता, तो इस दुर्ग के चारों तरफ क्या छिड़काते हैं, राई छिड़कवाते हैं। राई जल्दी उगती है, जिस जगह मतलब कमजोर स्थान था वहां पर राई उगाई, और उस स्थान को तोड़ करके जल्दी टूटा, तो उस स्थान को तोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना अंदर घुस गई, युद्ध हुआ। कानड़ देव ने केसरिया किया, जेतल देव ने जोहर किया। इसका थोड़ा ध्यान रखना भी, एक आशापुरा माता है, जालोर के चौहानों की कुल देवी भी यही है। आशापुरा माता मंदिर के सामने इसने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। जालोर के चौहानों की आशापुरा माता है, जिसका निर्माण करवाया था विग्रह राज सेकंड ने, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सांबर का था, लेकिन यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था, विग्रह राज द्वितीय ने। ये जो दायमा है, ये इसका सिर लेकर किसका, विरमदेव का कहाँ पे पहुँचती है, दिल्ली पहुँचती है। यमुना के अंदर उसके सिर के साथ फिरोजा कूद जाती है, और फिरोजा क्या हो जाती है, वहां पर कहते हैं कि सती हो जाती है। तो इस प्रकार इस बिक्का दैया अपने पत्नी को हीरा को बोलता है कि काल तू राजकुमारी बन जाएगी, महारानी बन जाएगी। जेतल दे के स्थान 13 स्थान होगा। अरे बाप कड़ा क्या न बाल किया ही, और यार हीरा बिक्का दैया रात ने सलटा दियो, दिन के को माहौल ही कौन देखने दियो। और इस प्रकार इस विश्वासघाती के कारण जालोर दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या नाम रखा था, जलालाबाद। क्या नाम रखा था, जलालाबाद। तो ये अपने जालोर के हैं सोनगरा चौहान। सब कुछ बता चुका हूँ, सोनगरा क्यों नाम पड़ा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से शासक हुए थे, मेवाड़ के साथ क्या संबंध थे, दिल्ली के साथ क्या संबंध थे, गुजरात के साथ क्या संबंध थे, कहाँ से निकल के आए हैं, कौन कौन सी किताबें किस किस प्रकार की जानकारी प्रदान करती हैं। धन्यवाद साथियों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुहिल। जो गुहादित्य ने मेवाड़ क्षेत्र के अंदर एक गुहिल वंश की स्थापना की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व का सबसे लंबा वंश कौन सा है, गुहिल वंश है, जिसको गुहिल तथा सिसोदिया दोनों के नाम से जाना जाता है। जिसके शासक क्या कहलाते हैं, महाराणा तथा राणा कहलाते हैं। इसके अलावा पहले क्या कहलाते थे, वो रावल भी कहलाते थे। उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, सभी प्रकार की बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।